तो लास्ट क्लास में पेज नंबर पढ़ा चुका हूँ ऑफ रिपील तक। अभी मैं आपको रिपील के कुछ केस लॉ पढ़ा, दो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस लॉ है पेज नंबर 6 के टॉप में, वीरेंद्र पाल सिंह में लिखा हुआ है, whenever an act is repealed it must be considered as if it had never existed। मतलब जब भी कोई एक्ट रिपील होता है तो आपको ये मान के चलना कि वो एक्ट पहले कभी लॉ में था ही नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपील इज टू ऑब्लिटरेट द एक्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी बुक्स। कोई भी एक्ट को रिपील इसलिए किया जाता है ताकि लोग ये समझे कि वो एक्ट कभी स्टैट्यूटरी बुक्स में था ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर सर्टन पर्पसेस। कुछ कुछ पर्पसेस के लिए वो एक्ट को जिंदा मानते हैं। नहीं तो अगर कोई एक्ट रिपील हो गया तो आपको ये मान के चलना कि वो एक्ट कभी था ही नहीं, एज इफ इट नेवर एग्जिस्ट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बार बार आता है कि एक्ट के रिपील होने में या किसी प्रोविजन के डिलीट होने में क्या फ़र्क है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, रिपील का मतलब होता है ये मानना चाहिए कि एक्ट दैट प्रोविजन नेवर एग्जिस्ट। मतलब उसकी एक प्रकार से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप ऐसे समझो कि उसको ऐसे मानना चाहिए कि रिपील हुआ है मतलब वो था ही नहीं। और डिलीट का मतलब होता है, डिलीट कोई प्रोविजन होता है तो उसका ये किया जाता है कि वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आइंदा से उसके बात नहीं हो। तो रीडिंग लीजिए लॉ की। रिपील ऑफ ए प्रोविजन इज डिस्टिंक्ट इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। यानी रिपील और डिलीशन अलग अलग चीजें। रिपील ऑर्डिनरीली ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन। ऑब्लिटरेशन का मतलब समझ लीजिए आप, रिमूवल ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, जैसे कि अभी ऊपर ऊपर पढ़े अपन। वाइल डिलीशन ऑर्डिनरीली टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेचर अफेक्टिंग द सेट डिलीशन। यानी डिलीशन का इफेक्टिव होना कब से होगा, जब से जो नया एक्ट डिलीशन लेकर आ रहा है वो एक्ट जिस दिन, ऐसे समझ सकते हैं कि डिलीशन का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, जबकि रिपील का प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट ये वाला प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एक्ट। ये जो प्रोविजन है ना, ये टफ नहीं है समझना। लैंग्वेज जो है ना इसकी, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन 3 बनेगा, उसका मतलब बता रहा हूं इसमें क्या है। पहले पढ़ने से पहले आपको मतलब बता दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि एक एक्ट आया नया जिसने पुराने ओल्ड एक्ट को रिपील किया। एक नया एक्ट आया जिसने पुराने ओल्ड एक्ट को रिपील किया। एक नया एक्ट आया जिसने पुराने ओल्ड एक्ट को रिपील किया। तो ये जो ओल्ड एक्ट है मान लीजिए ये रिपील हो गया, परंतु जो रिपील्ड एक्ट है उसने उसने किसी अदर एक्ट में अमेंडमेंट करवाया था। अमेंडमेंट मतलब जो एक्ट अभी रिपील हुआ है, जो एक्ट अभी रिपील हुआ है उस एक्ट ने किसी दूसरे एक्ट में अमेंडमेंट करवाया था। लॉ मेकर सिर्फ इतना बोल रहा है कि उस अमेंडमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा एक्ट के रिपील हो जाने। जैसे ए एक्ट आया, ए एक्ट आया, उसने बी को रिपील किया। ए एक्ट ने बी को रिपील किया, पर बी एक्ट ने सी एक्ट में कोई अमेंडमेंट करवाया था। तो कंसेप्ट ये है कि बी एक्ट के रिपील हो जाने से जो सी एक्ट में अमेंडमेंट आया था उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता नॉर्मली। दैट्स इट। तो पढ़ के देखिए, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट repeals any enactment, where any central act repeals any enactment by which the text of any central act was amended। अब आपको क्लियर कर रहा हूं, where any central act repeals any enactment। तो ये पहले वाला ए एक्ट है जिसने इस इनेक्टमेंट बी एक्ट को रिपील किया, और बी एक्ट की खासियत क्या है, उससे बी एक्ट से अमेंडमेंट हुआ था किसी तीसरे एक्ट का, किसी सेंट्रल एक्ट का। तो होगा क्या, होगा ये कि द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट मेड इन द इनेक्टमेंट सो मेड बाय द इनेक्टमेंट सो रिपील। यानी बी एक्ट के रिपील हो जाने से, बी एक्ट कौन है, जिसने अमेंडमेंट लाया था,
तो उस खुद के बी एक्ट के रिपील हो जाने से सी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया था वो कंटिन्यू है। आई होप टू डिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनेक्टमेंट। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनेक्टमेंट, ये एक लाइन का एक वर्ड का कंसेप्ट। ये लिखा है कि किसी रिपील्ड इनेक्टमेंट को अगर बाद में रिवाइव किया जाता है या किसी रिपील्ड प्रोविजन को बाद में रिवाइव किया जाता है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। दैट्स ऑल। किसी रिपील्ड इनेक्टमेंट को बाद में रिवाइव किया जाता है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। दैट्स ऑल। इन एनी सेंट्रल एक्ट it shall be necessary for the purpose of reviving any enactment to state the purpose. That's it. कोई सेंट्रल एक्ट अगर किसी इनेक्टमेंट को रिवाइव करना चाहता है तो नेसेसरी होगा कि वो उसका पर्पस बताए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, टॉपिक का हेडिंग देखिए, कंस्ट्रक्शन यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनेक्टमेंट। यानी अगर कोई एक्ट के किसी प्रोविजन में किसी अन्य एक्ट का रेफरेंस लिया गया था और वो एक्ट जिसका रेफरेंस दिया गया था वो बेचारा एक्ट रिपील हो गया, उसकी जगह कोई नया एक्ट री इनेक्ट हो गया, तो ये माना जाएगा कि रेफरेंस अब रिपील्ड एक्ट के लिए नहीं है, री इनेक्टेड एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई रिपीट अगेन, सपोज इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 का कहीं पे रेफरेंस था। इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 का कहीं पे रेफरेंस था। तो अगर कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया है और कंपनीज एक्ट 2013 री इनेक्टेड प्रोविजन हो गया है, तो अब यह माना जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट में जो रेफरेंस है वो कंपनीज एक्ट 1956 की जगह कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इनकम टैक्स एक्ट अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 को ही रेफर करेगा, पर यह पढ़ने वालों को समझना पड़ेगा कि जो कंपनीज एक्ट 1956 का करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में होगा उसकी बात चल रही। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ये वही बात हो गई कि मान लीजिए कि आप किसी बंदे को उसके निक नेम से बुलाते थे या उसके मैरिज के पहले के नाम से बुलाते थे और मैरिज के बाद उसका नाम चेंज हो गया, तो भी अगर आप आज भी उसको पुराने नाम से बुलाओगे ना तो यही अंडरस्टूड होगा कि आप उसके उसी आदमी की बात कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। तो वेयर दिस एक्ट repeals and reenacts, where this act or any central act repeals and reenacts any provision of former enactment, यानी अगर कोई सेंट्रल एक्ट ने किसी फॉर्मर इनेक्टमेंट को रिपील किया और उसको री इनेक्ट कर दिया, तो एनी रेफरेंस इन एनी अदर इनेक्टमेंट टू द प्रोविजन सो रिपील्ड, मतलब किसी अन्य एक्ट में उस रिपील्ड प्रोविजन का अगर रेफरेंस लिया गया होगा, रिपील्ड इनेक्टमेंट का अगर कहीं रेफरेंस लिया गया होगा, देन इट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री इनेक्टेड। तो उसको यह माना जाएगा कि हम री इनेक्टेड प्रोविजन को रिफर कर रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में शॉर्ट में बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 जेबी बार बार रिफर करता था कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन को कि अकाउंटिंग प्रॉफिट कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से निकलेगा। बट आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 1956 रिपील होकर री इनेक्ट हो चुका है और वो कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है। तो पढ़ने वालों को समझ जाना चाहिए कि वो अब कंपनीज एक्ट 1956 की बात नहीं कर रहे हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 की ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी लॉ में अगर कंपनीज एक्ट 1956 की बात चल रही होगी अभी, तो हमको ये मानना चाहिए कि वो कंपनीज एक्ट 2013
ओन वर्ड्स में बोलूं तो वेयर दिस एनेक्ट वेयर एनी एक्ट रिपील्स एंड री इनेक्ट्स अनदर फॉर्मर इनेक्टमेंट, then the reference to the former enactment shall be deemed to be reference to the re-enacted provision. Question 6, commencement and termination of time. थोड़ा फास्ट बताऊंगा. इसमें ये लिखा गया है कि जब भी कोई भी लॉ में कोई भी प्रोविजन को रिफर करने के समय फ्रॉम वर्ड यूज होता है कि कंपनी हैज टू डिक्लेयर या कंपनी हैज टू डिपॉजिट डिविडेंड अमाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. तो जब भी फ्रॉम वर्ड यूज होता है ना, तो जिस दिन से घटना चालू होगी उस डेट को काउंट नहीं करना है. जैसे डिविडेंड को 5 दिन के अंदर जमा करना पड़ता है डिक्लेयर करने से, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन है ना, तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा. और कोई भी चीज को करने के लिए अगर टाइमलाइन टू दी रहती है कि इतने से इतने दिन तक करना है, टू फ्रॉम और टू, तो टू में जो आखिरी डेडलाइन होगी ना उसको काउंट करना है. आई रिपीट, इन एनी लेजिस्लेशन इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज टू यूज द वर्ड फ्रॉम. यानी अगर फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ डेज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अगर लॉ मेकर चाहता है कि फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डे एक्सक्लूड हो जाए, तो वो वर्ड फ्रॉम यूज कर देगा. यानी फ्रॉम वर्ड यूज होने का मतलब ही ये है कि फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डेज एक्सक्लूड हो जाएगा. इफ देखो लैंग्वेज क्या लिखी है, फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डेज द वर्ड फ्रॉम इज सफिशिएंट. मतलब फ्रॉम वर्ड यूज होने का यह मतलब है कि फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डेज एक्सक्लूड हो जाएगा. एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन द सीरीज ऑफ द डेज टू यूज द वर्ड टू. यानी लॉ मेकर बोल रहा है कि हमको लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डे को इंक्लूड करना है अगर, तो टू वर्ड का मतलब टू वर्ड सफिशिएंट होगा. यानी जब टू वर्ड लिखा हो तो लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डे को इंक्लूड करना है, और फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डे को एक्सक्लूड करना है. प्लीज एग्जाम्पल का बहुत आईएमपी है ये, एग्जाम्पल पेपर में आता है. जैसे कंपनीज एक्ट में अपन पढ़ते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज के अंदर पे हो जाना चाहिए. डिविडेंड डिक्लेयर्ड शुड बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. तो डिक्लेरेशन की सपोज डेट 30 सितंबर है, तो 30 डेज जब काउंटिंग होगी ना, तो डिक्लेरेशन के डेट को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डे. 30 सितंबर से गिनती करने का मतलब 30 सितंबर को छोड़ के गिनती करो, तो 1 अक्टूबर से काउंटिंग शुरू होगी और 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर विल बी द डेडलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम. इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है बेटा कि अगर कोई काम को करने की कोई डेडलाइन दी हुई है और उस डेडलाइन पे कोई गवर्नमेंट ऑफिस क्लोज्ड है, तो सफिशिएंट कंप्लायंस होगा अगर हम उसको नेक्स्ट वर्किंग डे पे, जिस दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस खुली हो उस दिन भी अगर करेंगे तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस होगा. It will be deemed to be done on due date. Thereby any legislation, any act or proceeding is directed to be done in any court or office on a certain day. Then if the court or office is closed on that day or on the last day, then the act or proceeding shall be considered as done in due time if it is done on the next day on which the court or office is open. तो मैं अंडरलाइन किया हूं उसी को पढ़ लोगे ना पॉज करके, बहुत मीनिंग समझ में आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. इसमें आपको बस 2 लाइन याद रखना है कि डिस्टेंसेस शैल बी मेजर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्ट्रेट. डिस्टेंस शैल बी मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल. यानी दो जगहों का जब फासला नापा जाता है तो स्ट्रेट लाइन से हॉरिजॉन्टली नापा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन इनेक्टमेंट. इसका मतलब है कि अगर किसी लॉ में जो सेस या ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है वो किसी एक यूनिट के अनुसार प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे पर मीटर या पर लीटर या पर टन या पर किलोमीटर, तो डिफरेंट क्वांटिटी में उनको प्रोपोर्शनेट ड्यूटी चार्ज करनी.
जैसे अगर स्टील पे एक्साइज ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड है 4000 रुपीज पर टन, तो अगर हम 1 टन बनाएंगे तो 4000 है। सपोज हम 10 टन बनाएंगे तो हमको मान के चलना चाहिए कि उसी रेट से वो ड्यूटी लगानी पड़ेगी, यानी 4000 इंटू 10 40,000। अगर हम 2.5 टन बनाएंगे तो 2.5 टन इंटू 4000 रुपीज। देयर बाय any enactment, any duty of customs or excise is leviable on a given quantity। कभी कभी उन लोग कोई भी क्वांटिटी बोल देते हैं, कभी बोलेंगे वो लोग 4000 रुपीज पर 10 टन, 4000 रुपीज पर 20 टन एग्जाम्पल, तो वो कोई गिवन क्वांटिटी में देंगे ना, देन लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। यानी अगर हम लोग को किसी ज्यादा क्वांटिटी पे या कम क्वांटिटी पे निकालना है तो हम उसी रेट को कैलकुलेट करके वही रेट के हिसाब से लगाएं, विच इज कॉमन। क्वेश्चन नंबर 10, जेंडर एंड नंबर। इन ऑल लेजिस्लेशंस द वर्ड्स इंपोर्टिंग मैस्कुलिन जेंडर shall be taken to include female, words in singular shall include the word plural and vice versa। तो कोई भी एक्ट में अगर कोई वर्ड मैस्कुलिन जेंडर के लिए लिखा है तो प्लीज मान के चलिए कि वो फेमिनाइन को भी इंक्लूड करता है, और कोई वर्ड अगर सिंगुलर में लिखा है तो मान के चलो वो प्लूरल को भी इंक्लूड। तो अगर लॉ में हिज फादर एंड हिज मदर लिखा होता है तो आप उसको मान के चल सकते हो, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, तो आप उसको मान के चल सकते हो कि वो हर फादर एंड हर मदर को भी शामिल करेगा। इसीलिए डॉटर को भी अपने फादर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सीआरपीसी, क्योंकि सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अ पर्सन हैज टू मेंटेन हिज फादर एंड हिज मदर, तो इट विल बी कंस्ट्रूड एज अ पर्सन हैज टू मेंटेन हर फादर और हर मदर भी शामिल। बट ये जो मैं अभी रूल बताया ये एक जनरल रूल है। अगर कोई हिंदू लॉ किसी सक्सेशन लॉ को पढ़ा जा रहा होगा जिसमें स्पेसिफिकली किसी जेंडर के बारे में स्पेशली बोला जा रहा होगा तो उस केस में ऐसे नहीं करेंगे। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि एचयूएफ का कर्ता कौन बन सकता है, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है एल्डेस्ट मेल मेंबर। उस समय अगर आप बोलोगे ना कि मैं फीमेल मेंबर को भी इंक्लूड कर दूंगा तो ये गलत है। तो कंटेक्स्ट देख के बात करना है बेटा, कंटेक्स्ट देख। जैसे बेटा एक छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट है, उसमें मेल डिसेंडेंट वर्ड यूज हुआ, तो उसका कभी मतलब ये नहीं निकल सकता मेल डिसेंडेंट भी शामिल है। एक और एमसीक्यू के लिए वर्ड याद रखिएगा, पुलक कुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउ। ये वर्ड आपको ध्यान, एमसीक्यू के लिए प्योरली। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ये, एकदम एक एक लाइन के कंसेप्ट। पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मतलब है किसी भी अथॉरिटी पावर मिलता है तो वो पावर वो तब एक्सरसाइज, किसी कलेक्टर को ये पावर मिलता है कि किसी भी शहर में कर्फ्यू लगा सकता है, ये पावर है। बट वो बैठे बिठाए तो कर्फ्यू नहीं लगाएगा ना बेटा, जब जरूरत होगी इमरजेंसी होगी तभी वो पावर को एक्सरसाइज। तो टाइम टू टाइम का मतलब ये होता है कि द पावर विल बी एक्सरसाइज वेन एवर द नीड विल अराइज। Here any power is conferred, then power may be exercised from time to time as occasion arises। इसके बाद कंसेप्ट 12, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिसियो। का ये मतलब है कि किसी अथॉरिटी को अगर किसी एक्ट में अपॉइंटमेंट करने का पावर मिलता है कि आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, तो अपॉइंटमेंट दो तरीके हो सकते हैं, या तो किसी के नाम से अपॉइंटमेंट करेंगे या तो किसी की पोस्ट के नाम से अपॉइंटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चीफ मिनिस्टर के पास पावर है कि वो करप्शन बोर्ड में जो चेयरमैन होगा उसका अपॉइंटमेंट कर सकता है करप्शन बोर्ड में, तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कभी भी किसी एक व्यक्ति का भी कर सकता है, या फिर ये भी डायरेक्टली बोल सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा वो ही करप्शन बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। अगर कलेक्टर का नाम अपॉइंट हो गया ना, सीधा कलेक्टर का नाम रख दिए ना, तो उसको बोलेंगे एक्स ऑफिसियो अपॉइंटमेंट। मतलब किसी व्यक्ति के पास कोई दूसरा पोस्ट था
उस कारण से एक और पोस्ट मिल जाता है ना जब, तो उसको एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट बोलते हैं। तो वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन इज कॉन्फर्ड, देन एनी सच अपॉइंटमेंट में बी मेड आइदर बाय नेम, किसी के नाम से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। क्वेश्चन 13, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। एक लाइन का है, बोल के खत्म कर रहा हूं। अगर किसी अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने का पावर है तो ऑटोमेटिकली ये मान के चलेंगे कि उसी अथॉरिटी के पास डिसमिस करने का और सस्पेंड करने का भी पावर होगा। जैसे चीफ जस्टिस के पास अपॉइंटमेंट करने का पावर है ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को, तो ये मान के चलेंगे कि चीफ जस्टिस को के पास ये भी पावर है कि वो सर्वेंट्स और ऑफिसर्स को डिसमिस या सस्पेंड भी कर सकते। क्वेश्चन 14, 15 और 16 एक ही कंसेप्ट के ऊपर है। इसमें एक ही बात लिखी हुई है कि जो लॉ किसी एक फंक्शनरी के ऊपर होता है, जैसे किसी पोस्ट होल्डर के पास, किसी पोस्ट होल्डर के लिए कोई लॉ बनाया गया है, तो वही लॉ एप्लीकेबल होगा किसी भी अन्य पर्सन के ऊपर जो फॉर द टाइम बीइंग उस फंक्शनरी के बिहाफ पे काम कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स है, पर चीफ मिनिस्टर की डेथ वगैरह हो जाने पर प्रेसिडेंट्स रूल एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो पावर चीफ मिनिस्टर के पास है वो अब प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगे, क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग सब्सटीट्यूट बन के चीफ मिनिस्टर का काम कर रहा है। तो इन एनी सेंट्रल एक्ट इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन executing the same function of an office to mention the official title of the officer। का मतलब ये है कि अगर किसी ऑफिसर का ऑफिशियल टाइटल लिख दिया जाए तो ये इंडिकेट हो जाता है कि वही लॉ एप्लीकेबल होगा किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर जो फॉर द टाइम बीइंग उस फंक्शन को परफॉर्म कर। क्वेश्चन 16, सक्सेसर, सेम कंसेप्ट। अगर हम किसी ऑफिसर का ऑफिशियल टाइटल मेंशन कर दें तो ये सफिशिएंट होगा ये इंडिकेट करने के लिए कि सेम लॉ अप्लाई करेगा उसके सक्सेसर के ऊपर। वैसे ही ऑफिशियल चीफ और सबऑर्डिनेट के ऊपर भी यही लॉ है कि अगर हम किसी ऑफिशियल चीफ का नाम मेंशन कर दें, उसकी पोस्ट को मेंशन कर दें, तो ये सफिशिएंट इंडिकेशन है ये बताने के लिए कि सेम लॉ उसके सबऑर्डिनेट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी जो कि सुपीरियर के काम करेंगे। अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ shall apply to the deputies or subordinates performing the duties of that office in the place of superior। जैसे कोई लॉ चीफ मिनिस्टर के लिए बनाया गया, बट चीफ मिनिस्टर बीमार होने के कारण डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने वो वाले काम किए, तो जो लॉ चीफ मिनिस्टर के ऊपर था वही लॉ डेप्यूटी और सबऑर्डिनेट के ऊपर भी एप्लीकेबल। अब आइए क्वेश्चन 17, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा इशूड अंडर इनेक्टमेंट। इसमें सिर्फ एकदम सिंपल बात लिखी हुई है कि अगर कोई रूल, ऑर्डर, बाय लॉ किसी इनेक्टमेंट में पास हुआ है, किसी एक्ट के अंतर्गत पास हुआ है, तो उस रूल, बाय लॉ एक्सेट्रा में जो एक्सप्रेशंस यूज होंगे, जो वर्ड्स यूज होंगे, उनका वही डेफिनेशन होगा जो डेफिनेशन एक्ट में दिया गया। एक्ट में मतलब जिस एक्ट में वो रूल बना है। जैसे आप कंपनीज एक्ट में बनाए गए किसी रूल को पढ़ रहे हो, आई रिपीट, आप कंपनीज एक्ट में बनाए गए किसी रूल को पढ़ रहे हो, तो उस रूल में अगर कोई वर्ड यूज हुआ है, कोई एक्सप्रेशन यूज हुआ है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस वर्ड की क्या डेफिनेशन होगी, तो आपको जीसीए नहीं रिफर करना है, आपको जिस एक्ट में वो रूल बना है यानी कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन होगी ना, वही रूल में भी एप्लीकेबल। जैसे एग्जांपल, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव वर्ड डिफाइंड, रिलेटिव, तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जितने भी रूल्स बनेंगे उन रूल्स में जब भी रिलेटिव वर्ड यूज होगा तो कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है रिलेटिव की, वही रूल्स में भी लागू हो जाएगी। वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन, ऑर्डर और रूल और बाय लॉ इज कन्फर्ड, देन एक्सप्रेशन यूज्ड इन द नोटिफिकेशन, रूल और बाय लॉ shall have the same respective meaning as in the act। जो एक्ट में मीनिंग होगी वही लागू होगी। जैसे कलेक्टर वर्ड यूज हुआ है लैंड एक्विजिशन रूल्स में, तो कलेक्टर वर्ड की वही डेफिनेशन होगी जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में दी गई। कंसेप्ट नंबर 18, छोटा सा एक लाइन में बता सकता हूं बेटा। कंसेप्ट नंबर 18,
पावर टू इशू टू इंक्लूड, पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी और रेसिन नोटिफिकेशन, रूल और बाय लॉ। यानी अगर किसी अथॉरिटी को रूल, बाय लॉ, नोटिफिकेशन, ऑर्डर इशू करने का पावर दिया गया है, तो इशू करने के पावर में शामिल माना जाएगा कि वही अथॉरिटी को अमेंडमेंट, वेरिएशन, रिसाइन, ये सब करने का भी पावर होगा। ऐड करने का मतलब कोई चीज जोड़ना, अमेंड करने का मतलब बदलना, और रिसाइन मतलब कैंसिल करना। तो जिस अथॉरिटी के पास ऑर्डर, रूल, बाय लॉ इशू करने का पावर है, उसी अथॉरिटी के पास उसको अमेंड, वेरी, रिसाइन करने का भी पावर होगा। वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन और रूल और बाय लॉ is conferred, then that power shall include power to add, amend वगैरह वगैरह। आइए क्वेश्चन 19 पढ़ेंगे बेटा। इसका मतलब बता रहा हूं, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड बाय लॉस एंड इशूइंग ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द इनेक्टमेंट। कंसेप्ट सुनिए, अगर कोई इनेक्टमेंट पास हो गया है पर अभी कमेंस नहीं हुआ है, अगर कोई इनेक्टमेंट पास हो गया है पार्लियामेंट में बट अभी कमेंसमेंट की डेट नहीं आई है, तो उस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई रूल, बाय लॉ, नोटिफिकेशन इशू होगा तो वो एप्लीकेबल तब तक नहीं होगा जब तक खुद इनेक्टमेंट भी कमेंस ना हो जाए। आई रिपीट, अगर कोई इनेक्टमेंट पास हो गया है बट अभी कमेंस नहीं हुआ, तो पास होने के बीच में और कमेंसमेंट के बीच में ऑर्डर, रूल्स, नोटिफिकेशन बनाए तो जा सकते हैं, बट वो ऑर्डर, रूल्स, नोटिफिकेशंस तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक असली इनेक्टमेंट कमेंस नहीं हो। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट विच इज नॉट टू कम इनटू फोर्स इमीडिएटली, अगर कोई ऐसा सेंट्रल एक्ट है जो अभी तुरंत इफेक्टिव नहीं होने वाला है और उस एक्ट में अ पावर इज कन्फर्ड टू मेक रूल और बाय लॉ is given, then that power may be exercised at any time after the passing of the act। आप उस पावर को एक्ट पास होने के बाद यूज तो कर सकते हो, रूल, बाय लॉ, नोटिफिकेशन बना तो सकते हो, बट दैट रूल, बाय लॉ और ऑर्डर so made shall not take effect till commencement of the, hope it is question 20, provision applicable to making of rules after previous publication। का ये मतलब है कि अगर किसी लॉ में ये लिखा हुआ है कि कोई रूल, बाय लॉ बनाने के लिए प्रीवियस पब्लिकेशन जरूरी है, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे नोट्स बनाए हो, इसी से पढ़ना। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट अ पावर टू मेक रूल्स is expressed to be given subject to the condition of previous publication। यानी किसी इनेक्टमेंट में पावर दिया गया है कि रूल, बाय लॉ बना सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन दिया है। यानी पावर दिए हैं दूसरे को कि आप रूल, बाय लॉ बनाओ पर प्रीवियस पब्लिकेशन करके बनाओ। अगर ऐसा लिखा है कि प्रीवियस पब्लिकेशन करना जरूरी है, तो फिर ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। यानी प्रीवियस पब्लिकेशन कैसे करना पड़ेगा देखेंगे। द अथॉरिटी हैविंग द पावर टू मेक द रूल शैल पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रूल्स। जिस अथॉरिटी को पावर दिया गया रूल बनाने का, पहले उसको एक ड्राफ्ट बना के ड्राफ्ट को पब्लिश करना पड़ेगा फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्संस। तो आम जनता की जानकारी के लिए वो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा पहले। द पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच मैनर एज द अथॉरिटी डीम सफिशिएंट। तो या फिर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो पब्लिकेशन करने का कोई भी तरीका हो सकता है, वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल गजेट, जो उचित लगे वैसे पब्लिकेशन कर सकते हैं। पब्लिकेशन का कोई मेथड वो नहीं है। देयर शैल बी पब्लिश्ड अ नोटिस स्पेसिफाइंग अ डेट आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जब भी आप इस ड्राफ्ट को पब्लिश करोगे ना, तो उस पब्लिकेशन के साथ साथ एक नोटिस भी डालना है कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद इस ड्राफ्ट को वापस गवर्नमेंट कंसिडर करने बैठ जाएगी। ठीक है, ताकि पब्लिक उस डेट या उस डेट से पहले अपना रिप्लाई डाल सके। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट, द अथॉरिटी शैल कंसिडर एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन विच में बी रिसीव्ड। तो उस डेट के पहले जो ऑब्जेक्शंस या सजेशंस आए होंगे, उस अथॉरिटी को उसको कंसिडर करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट द रूल हैज बीन ड्यूली मेड। तो उसके बाद सजेशन, ऑब्जेक्शन रिसीव करने के बाद कंसिडर हो जाएगा। कंसिडर होने के बाद फाइनल रूल ऑफिशियल गजेट में छपेगा।
जब ऑफिशियल गजेट में रूल छप जाएगा तो वो इस बात का प्रूफ होगा कि वो ड्यूली पास्ड हो गया। क्वेश्चन 21, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स अंडर इनेक्टमेंट रिपील्ड एंड री इनेक्टेड। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई इनेक्टमेंट, फिर से थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए, अगर कोई इनेक्टमेंट रिपील हो गया है और फिर से री इनेक्ट हो गया, तो रिपील्ड इनेक्टमेंट में जो ऑर्डर्स, रूल्स, बायलॉस, नोटिफिकेशंस इशू हुए थे वो अभी भी कंटिन्यू, यानी कंपनीज एक्ट 2013 री इनेक्टेड प्रोविजन है। उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था जो रिपील्ड हो चुका है, पर कंपनीज एक्ट 1956 में जो ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस और बायलॉस पास हुए हैं वो स्टिल कंटिन्यूइंग इन एग्जिस्टेंस। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज रिपील्ड एज वेल एज री इनेक्टेड, then any appointment notification, rule, order, bylaw, form, etc. issued under the repealed enactment shall continue in force and it shall be deemed to have been made under the provisions so reenacted. उसको ये मानेंगे कि वो रीइनेक्टेड प्रोविजंस में पास हुआ है। क्वेश्चन 22, रिकवरी ऑफ फाइन। इसमें सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि किसी से फाइन रिकवर करना है तो इंडियन पीनल कोड और साथ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होगा, उसके द्वारा दिया गया प्रोसेस एप्लीकेबल होगा रिकवरी ऑफ फाइन के लिए। क्वेश्चन 23, आईएमपी, प्रोविजंस एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 इनेक्टमेंट। जो मैं एकदम ठंडे दिमाग से एक बात में बोल देता हूं इसको, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई एक्ट किया है, कोई ओमिशन, तो हो सकता है कि उसमें आप 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट्स में कॉन्विक्टेड हो जाए। कॉन्विक्टेड मतलब दोषी पाए जाए। दोषी आप 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट में पाए जा सकते हैं, पर पनिशमेंट कभी भी किसी एक ही इनेक्टमेंट, जैसे किसी व्यक्ति ने ब्राइब ली तो ब्राइब लेने से हो सकता है, जैसे सीए की बात करें, सीए ने ब्राइब ली तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी वायलेट होगा, सीए इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट भी वायलेट होगा, हो सकता है कंपनीज एक्ट भी वायलेट हो जाए। तो कन्विक्शन जो आएगा उसके ऊपर, कन्विक्शन मतलब दोषी वो कई एक्ट में पाया जा सकता है, बट जब पनिशमेंट दिया जाएगा ना वो किसी भी एक इनेक्टमेंट, तो क्लियर रखिएगा, दोषी कई एक्ट में हो सकते हैं पर पनिशमेंट किसी एक एक्ट का ही एप्लीकेबल। वो जज डिसाइड करेगा कि कौन से एक्ट का पनिशमेंट लागू करना, ओवर एंड आउट। वेयर एन एक्ट मतलब हरकत और ओमिशन constitutes an offense under 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either of those enactments, but shall not be punished twice for the same offense। देखो इधर जो प्रोविजन है ना वो सिर्फ पनिश के बारे में लिखा है, पनिशमेंट जो होगी वो किसी एक इनेक्टमेंट में, पर जो कन्विक्शन वाली बात ने किया ना वो केस लॉ में लिखा हुआ है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, तो पनिशमेंट एक ही बार मिलेगी, वो तो ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देयर इज नो बार टू कॉन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंडर अंडर 2 इनेक्टमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 एक्ट में कन्विक्ट होने में कोई रुकावट नहीं है, देयर इज ओनली बार टू द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो 2 एक्ट में कॉन्विक्ट जरूर हो सकता है पर पनिशमेंट एक ही में मिलेगा। यही बात ना बेटा इसी में लिखी हुई नीचे केस लॉ में। आइए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24, सर्विस बाय पोस्ट। इसमें लिखा है कि अगर किसी लॉ में किसी डॉक्यूमेंट को टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट लिखा है तो सर्विस कैसे करनी चाहिए। द सर्विस शैल बी डन बाय, मैंने नोट्स को चेंज करके इजी किया है, आपको प्रॉपर एड्रेसिंग करनी चाहिए, एड्रेस ठीक से लिखना चाहिए, टैन का पैसा पहले से दे देना चाहिए, प्रीपे करना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना चाहिए। फिर दूसरी बात करता हूं, दूसरी बात, अ लेटर कंटेन, मैं लैंग्वेज चेंज किया हूं, द लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी सर्व्ड आफ्टर द टाइम इट इज डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पोस्ट। इसका यह मतलब है कि जो लेटर हमने भेजा है किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, उसको तब मान लिया जाएगा डिलीवर्ड जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम में, जितना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम में वो पहुंचने में
अ डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इन विच इट इज नॉर्मली सर्व। जैसे कोई डॉक्यूमेंट को पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं साउथ से नॉर्थ में, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट 3 दिन में सर्व्ड हो जाए। केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी एक्ट में स्पेशली लिखा था कि नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेजना। उसको बंदे ने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला ऑप्शन नहीं किया, तो उस केस में इसको ड्यूली सेंट नहीं माना जाएगा, तो ड्यूली सेंट नहीं माना जाएगा। आई रिपीट, अगर किसी नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू से स्पेशली भेजने बोला गया था, पर आपने उसको सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला क्लॉज का पैसा नहीं दिया आपने, तो उस केस में इसको ड्यूली सेंड नहीं माना जाएगा। तुरंत एग्जांपल दे रहा हूं, जो अपन फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं गवर्नमेंट को, ऑडिटर लोग, सेक्शन 143(12) में 143(12) सेक्शन नंबर आप लोग 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड जब अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो वहाँ लॉ में स्पेशली लिखा हुआ है कि हमको अपने रिपोर्ट को गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है, स्पेशली लिखा है। तो अगर अपन सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला ऑप्शन नहीं चूज करें, तो ड्यूली सेंड। इसके बाद ये लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार एक नोटिस लैंडलॉर्ड को दिया गया था रजिस्टर्ड पोस्ट, और उसका जो किराएदार था ना, उस किराएदार ने उसको रिसीव करके रिटर्न कर दिया, बोला कि ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो किराएदार ने ले लिया था ना, तो उसको ये माना जाएगा कि नोटिस सर्व हो चुकी, मतलब मकान मालिक को नोटिस भेजा गया था, पर मकान मालिक के किराएदार ने नोटिस रिसीव किया और पोस्टमैन को बोला कि इसको वापस ले जाओ, हम इसको नहीं लेने वाले। तो लॉ ने ये बोला कि इसको तो यही माना जाएगा कि नोटिस मिल गई, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं मानते ना तो हर मकान मालिक यही स्कीम अपना लेता, कोई भी नोटिस ना खुद रिसीव ही नहीं करता, टीनेंट को बोलता लेके तो रिजेक्ट कर दो, और फिर बाद में ये क्लेम करता कि मुझे तो मिली नहीं। तो मकान मालिक को मिले चाहे टीनेंट को मिले, लॉ एक ही मतलब ड्यूली सर्व मानेगा। इसके बाद अगर कहीं पे भी पोस्टमैन ने ये इंडोर्समेंट लिखा कि नॉट क्लेम्ड, नॉट मेट, मतलब पोस्टमैन ये बता रहा है कि सर मैं देने गया था, सामने वाला व्यक्ति मिला नहीं, या सामने वाले ने लेकर बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो लॉ ये अज्यूम करेगा कि ड्यूली मेट है, ड्यूली सर्व्ड है। देखो बेटा, लॉ एक ही चीज चाहता है कि आपके घर तक चीज पहुंच जाए। अगर आपके घर तक चीज पहुंच गई है ना, तो वो ड्यूली सर्व्ड। आप अगर खुद घर पे नहीं रहोगे या रिजेक्ट कर दोगे, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप ये बाद में इसका प्रोटेक्शन ये वो ये। साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट बहुत छोटा सा प्रोविजन है, ओरली सुन लो कि एक एक्ट में अगर दूसरे किसी एक्ट का रेफरेंस लेना है, तो उसका टाइटल, शॉर्ट टाइटल भी यूज कर सकते हैं, ईयर भी यूज कर सकते हैं। उस एक्ट के किसी प्रोविजन को रिफर करना है, तो सेक्शन नंबर को भी बोलने से काफी है, पूरा का पूरा प्रोविजन लिखने की बहुत कम इंपॉर्टेंट प्रोविजन। यहाँ पे आपका पूरा समरी खत्म होता है, रिवीजन। अब बेटा ये इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है, टेस्ट और नॉलेज, इसको आप देख लीजिए, हर क्वेश्चन कवर हो गया है जो जो मैंने पढ़ाया आपको उससे। और ना मैंने इसके बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, हर क्वेश्चन जो मैंने रिवीजन में कवर कराया तो इसमें